तो हर साहसिक काम की तरह छोड़े हुए पुराने स्थानों की खोज करना भी एक जोखिम भरा काम है, जैसे पुराने कमजोर फ्लोर्स, बिगड़ी हुई छत और साथ ही कुछ खतरनाक मटेरियल्स। लेकिन अगर ऑनलाइन शेयर किए गए किस्से और समाचारों को देखने पर उन पर विश्वास किया जाए तो यहाँ कुछ और भी खतरे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं तो बिना तर्क के हैं भाई। तो एक पुराने अस्पताल के तहखाने में भटकती हुई छाया से लेकर सुनसान सुरंगों में दुबके चेहरे वाले ह्यूमनॉइड्स तक, यहाँ कुछ भयानक और बिना किसी पहचान के जीव मौजूद हैं, जो इन छोड़े हुए पुराने स्थानों और इमारतों में अक्सर पाए जाते हैं। आतंक का पिटारा। तो जब रेडिट यूजर हेला एरोन अपनी छुट्टी बनाने के लिए इटली गया तो उसकी आखिरी उम्मीद ये थी कि वो जब भी घर वापस लौटे तो अपने खौफनाक अनुभव को साथ लेकर लौटे। और मेरे दोस्त वाकई उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब वो और उसका चचेरा भाई इटली के रिवेरा तट के पास से गुजर रहे थे, तभी एक दूसरे बैकपैकर्स ने उन्हें एक गुप्त समुद्र तट के बारे में बताया, जो कि पड़ोसी गाँवों के वर्नाजा और कॉर्निग्लिया के बीच में छिपा हुआ था। ये सुनकर दोनों साथी बेसब्री से इसकी तलाशी में निकल पड़े और एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी की चढ़ाई करने के बाद और यहाँ की नुकीली झाड़ियों के बीच में से रेंगते हुए जाने के बाद वे आखिरकार इस सुंदर और गुप्त समुद्र तट तक पहुंचकर बहुत ही खुश हो गए। तो पूरे दिन वहां धूप में बैठकर आराम करने के बाद रात का अंधेरा धीरे धीरे डरावना रूप लेने लगा और जब समय वहां से वापस निकलने का आया तो अजीब बात हुई कि एरोन और उसका साथी वापस जाने का सुरक्षित रास्ता ढूंढने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि एरोन को समुद्र तट के नीचे देखी गई सुरंग याद थी, पर यह शायद ही उनके लिए एक शानदार विकल्प था, क्योंकि ये पिच ब्लैक, नम और डरावनी सुरंग थी। लेकिन लड़कों ने फिर भी चांस लेने का फैसला किया, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि यह सुरंग अगले शहर तक ले जा सकती है और इस बात से बिल्कुल अनजान की उनको मौत तक ले जा सकती है। जैसे ही उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया, सुरंग के लेआउट का अंदाजा लगाने के लिए हारून के चचेरे भाई ने फोन की टॉर्च चलाई। उन्हें यह रास्ता साफ दिखा और वे अपने फोन की बैटरी का बचा हुआ 1% चार्ज बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे लगातार अंधेरे में चलने लगे। लेकिन 20 मिनट तक सावधानी से चलने के बाद ये दोनों लड़के अपने रास्ते में अचानक रुक गए, क्योंकि आगे सुरंग के अंधेरे में कांपने की आवाजें आ रही थी। हारून के चचेरे भाई ने अपने फोन की टॉर्च चालू की और जैसे ही सुरंग में रोशनी हुई, लड़कों ने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद को एक गंभीर और अजीब और गरीब चीज के सामने पाया। उन्हें एक बड़े बॉक्स जैसी चीज दिखाई दी, जो एक शिपिंग कंटेनर के आकार का था और ये सुरंग के बिल्कुल बीच में था। पर जैसे ही एरोन और उसका चचेरा भाई करीब से देखने के लिए उसके पास पहुंचे तो उनके फोन की वो 1% बैटरी भी खत्म हो गई और फोन की लाइट बंद हो गई। वो एकदम से फिर से घोर अंधेरे में पूरी तरह डूब गए और साथ ही अचानक उन्हें कदमों की आहट सुनाई देने लगी। पर इस बार वे जानते थे कि वे आवाज कहां से आ रही है। जी हाँ, बॉक्स के अंदर से। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नंगे पैरों मेटल बॉक्स के अंदर तेजी से ऊपर और नीचे की तरफ चल रहा था, जैसे कि कोई या कुछ उत्तेजित रूप से दौड़ रहा था और रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। भयभीत एरोन और उसके चचेरे भाई ने एक दूसरे को पकड़ लिया और दौड़ पड़े, हमेशा की तरह महसूस करने के बाद कि वे आखिरकार उस सुरंग से निकले और पास के एक गांव कोर्निग्लिया में पहुंच गए, जहां वे समय पर पहुंचकर आखिरी ट्रेन में बैठकर अपने हॉस्टल चले गए। तो जहां तक इस बक्से का सवाल है, तो हारून और उसके चचेरे भाई को यह लगा कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। तो उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या बॉक्स दूसरी तरफ से खुला था या नहीं। क्या वहां कोई कूड़ा या कपड़े बिखरे हुए थे जो ये संकेत दे रहे थे कि वहां कोई रह रहा हो। मुझे अंदाजा है कि कोई बेघर इंसान ही यहाँ रह रहा होगा, लेकिन वे चचेरे भाई हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे और इस बात से हैरान जरूर होंगे कि आखिर ये किस तरह का इंसान होगा जो एक गहरी सुरंग के ठीक बीच में और पूरे अंधकार में रहता होगा। पर एक बात निश्चित है, वे पूछने के लिए वापस कभी नहीं जाएंगे। पानी में छिपा राज। बात है साल 2000 के शुरुआती दिनों की। एक राइटर, जिसका खाता अब तो हटा दिया गया है, पर चलो उसे जिम कह लेते हैं, वे अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों के साथ मिडिल स्कूलर के रूप में एक्सप्लोर करके दोपहर बिताना पसंद करते थे। उनका पसंदीदा स्थान एक पुराना अस्पताल था जिसके साथ में वो रहते थे। यह अस्पताल एक्सप्लोरेशन के लिए खजाना था, लेकिन वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। हालांकि अस्पताल के सभी दरवाजे बंद थे, पर फिर भी जिम और उसके साथ ही टूटी हुई खिड़की से अपना रास्ता बनाते थे, जो इस तरह से जुगाड़ करके उनका अंदर आना यह बताता है कि कैसे उन्होंने अस्पताल में जाने का अभियान शुरू किया। यहाँ जिम और उनके दोस्तों ने विशाल तहखाने का पता लगाने का फैसला किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां वो पहले कभी नहीं गए थे, और उससे पहले इस भयानक मोहक गहराई में नहीं जाने का एकमात्र कारण यह था कि ये 4 फीट गहरी और गंदे पानी से भरी हुई थी, जो कुछ समय पहले बाढ़ में आ गई थी। पर इसके बावजूद वे उस दिन यहाँ डुबकी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये जमा हुआ पानी बीमारियों का घर है भाई। पर हाथ में फ्लैश लाइट लेकर जिम और उसके दोस्त सीढ़ियों से नीचे तहखाने में चले गए। हर कदम उनके पैरों के नीचे चरमरा रहा था। वे कुछ कदम नीचे जाकर रुक गए और इलाके को थोड़ा स्कैन करने लगे, लेकिन कुछ अलमारियों
और जनरेटर जैसी दिखने वाली चीज के अलावा उन्हें वहाँ कोई भी खास चीज नहीं मिली। पर तुरंत उसी वक्त जिम को यह एहसास हुआ कि यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। भले ही उसके एक दोस्त ने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे इस जमा हुए पानी के बीच में हलचल शुरू हो गई और बाकी लोगों ने उसका पीछा किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उनकी जीन्स इस पानी में पूरी तरह से भीगने लगी। फिर जैसे ही पानी की गहराई उनके कमर तक पहुंची तो जिम और उसके बाकी दोस्तों ने दूर के अंधेरे में कहीं से एक बड़ी फुहार की आवाज सुनी। और सिर्फ कोई आवाज नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी सी चीज पानी में गिर गई हो। लड़कों ने वापस आने की सोची, पर जिम को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तहखाने के अंदर में दलदल के अंदर से उनका कोई पीछा कर रहा था। उनके करीब पहुंच गया, पर वो वहां से भागकर सुरक्षित दूसरी मंजिल पर आ गए, जहां उनको पुरानी टूटी हुई खिड़की के दरवाजे में मौजूद कुछ मिला, जो पार्किंग स्थल की छत तक जाता था, जहां से वो बाहर निकल सकते थे। जिम और उनके दोस्तों ने थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार किया, पर जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने वही किया जो हर डरावनी फिल्म में हमको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वे वापस अंदर चले गए। एक बार वे फिर से बेसमेंट की सीढ़ियों के टॉप पर बैठे ताकि वे नीचे से आने वाली आहट को सुन सकें, पर खामोशी बरकरार रही। तभी एक दोस्त ने अपनी टॉर्च को नीचे फेंकने का फैसला किया ताकि वे नीचे मौजूद किसी भी जीव को डरा सकें, पर टॉर्च पानी के अंदर गिर गई और खराब होकर पूरी तरह से बंद हो गई। पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे पता चले कि नीचे क्या है। तो युवा जिज्ञासा से उत्साहित या सिर्फ एक बेवकूफी से भरे जिम और उसके दोस्तों ने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। उन्होंने पानी में छलांग लगाकर बहुत शोर मचाया, लेकिन जैसे ही जिम ने सामने वाले पिच ब्लैक बेसमेंट हॉलवे की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई तो वे सारे एकदम से चुप हो गए, क्योंकि उन्हें हॉलवे के आखिरी छोर पर एक बड़ी सी सिलहुट दिखाई दी, जो कि बड़े बैरल की तरह लग रही थी, जो कि एक साथ बंधी हुई थी और ये पानी के ऊपर तैर भी रही थी। लेकिन ये चीज सिर्फ पानी के ऊपर तैर नहीं रही थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हिलती डुलती लचकती हरकत के साथ साथ खुद को खींच भी रही है। पर अचानक एक और विशाल छप के साथ बैरल जैसी चीज दो अलग अलग हिस्सों में टूट गई और इन दोनों चीजों ने पास आने की गति को दोगुना कर दिया। ये दोनों चीजें जो कुछ भी थी, पर इसमें कोई शक नहीं है कि वे जीवित थीं और जिम और उसके दोस्तों को वहां से निकलने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थी। और इसके बाद उन्होंने फिर कभी उस अस्पताल पर अपना पैर नहीं रखा भाई। तो आखिर इन युवा साहसी लोगों को अंधेरे में क्या मिला? तो खैर, मैं आपको बता दूं कि स्थिर पानी में लुप्त होने के जैविक खतरों से अलग इस बात की बहुत संभावना है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिम और उसके दोस्त कहाँ रहते थे, क्योंकि पानी में रहने वाला ये जीव बैरल के आकार का एक बड़ा मगरमच्छ भी हो सकता है, जो किसी तरह बाढ़ वाले तहखाने के अंदर आकर फंस गया हो, या शायद ये बेसमेंट किसी दलदल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या क्या पता शायद ये पूरी तरह से कुछ और ही था। चाहे जो भी हो, पर मुझे लगता है कि जिम और उसके दोस्त वहां जाने वाले आखिरी एक्सप्लोरर थे। पर चलो, आशा करते हैं कि वे अकेले नहीं थे जो ये कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। खलिहान निवासी। बात है मई 1951 की, जब 4 बच्चों की एक गैंग में शामिल हुए 8 साल के टोनी, 7 साल का जिल, 10 साल का एलन और जॉर्ज। ये लोग रॉबी के गांव में एक पुराने सुनसान खलिहान का पता लगाने के लिए निकले, जो कि उत्तरी इंग्लैंड में है। जॉर्ज ने अपने से बड़े लोगों के मुंह से जगह के बारे में कहानियां सुनी हुई थी, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस खलिहान को हवाई हमले से बचने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया था। तो इसका इतिहास भूतों की कहानियों के साथ और युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने के साथ ये 4 बच्चे वाकिफ हो गए थे। इसलिए जॉर्ज की बातें सुनकर ये बच्चे खलिहान के अंदर जमा हो गए, लेकिन सभी खिड़कियां बंद थी, जिसकी वजह से अंदर रोशनी भी बहुत कम थी। पर तभी जॉर्ज के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपनी जेब से माचिस की एक डब्बी निकाली और चारों तरफ देखने लगे कि कोई आग लगाने वाली चीज तो नहीं है। और उन्हें वहां पर एक बिखरी हुई दराज, कुछ पुराने अखबार और सूखी हुई पत्तियां मिली, जिसके बाद सभी बच्चे एक दूसरे से लिपट गए और आग जला दी। जिस क्षण उन्होंने खलिहान में रोशनी की, उन्हें दीवार पर कुछ अजीब और गरीब तस्वीरें दिखाई दी। उन दीवारों पर चारकोल से बने हुए कुछ स्केच थे, जो कि 1940 के दशक में लोगों ने दीवार के हर इंच को कवर करने के लिए बनाए थे। लेकिन ये कुछ खास प्रभावशाली नजारा नहीं था जिसने बच्चों को आकर्षित किया। लेकिन तभी चित्रों के बीच उन्होंने एक और चित्र देखा, जिसमें एक विशाल जीव दिखाया जा रहा था, जिसकी गोल आंखें, नुकीले कान, दांतों से बचता हुआ एक विशाल मुंह और लंबे नुकीले हाथ थे। खलिहान के इस दीवारी पर बना स्केच एक परेशान करने वाला संदेश लेकर आया था, जो बड़े मोटे अक्षरों में लिखा था, बाहर रहो। जिल को ये जरा सा भी पसंद नहीं आया और वहां से निकलने की सोची। लेकिन बाकी लड़कों ने केवल ये कहकर उसको चिढ़ाया कि इस स्केच में जो प्राणी है वो एक हौवा है और छोटी लड़कियों खाना पसंद करता है। लेकिन ये मजाक जल्दी ही काम करने लगा और उन बच्चों को कराने की आवाज सुनाई देने लगी और दीवार के एक खाली छेद से जैसे कोई छाया उन पर हमला कर रही थी। लेकिन बच्चों के अनुसार हमला करने वाला कोई आवारा कुत्ता नहीं था, बल्कि एक अजीब विचित्र प्राणी था जो स्केच से मिलता जुलता था। और उसकी पीठ पर एक कीट जैसे खोल बना हुआ था और इसकी आंखें पेट बटन जैसी थीं, जो जिंदा था, सांस ले रहा था और उन पर झपटने की तैयारी कर रहा था। जब ये प्राणी आगे बढ़ने लगा तो सारे बच्चों की चीख निकल गई और खलिहान से भाग गए। इस घबराहट में भागते हुए वे जिल के घर पहुंच गए, जहाँ उन्होंने उसके माता पिता को सब कुछ बताया। पर समझदार बनकर उनके माता पिता ने इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लेकिन वे उन्हें अपने पीछे खलिहान में लेकर चले गए। लेकिन जॉर्ज की जलाई हुई आग के अलावा वहां कोई भी राक्षस मौजूद नहीं था।
पर बहुत सारे स्रोतों ने इसका तर्क निकाला है कि अगर यहाँ कुछ ऐसा जीव था तो शायद उन बच्चों को वहाँ एक पागल कुत्ता मिला होगा। लेकिन वहाँ जो खौफनाक चित्र बने हुए दिख रहे थे तो वो इस मंजर को और भी भयानक दिशा की तरफ ले जा रहे हैं कि आखिर ये चित्र वहाँ पहुंचे कैसे। तो छानबीन के बाद ये पता चला कि खलिहान असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हवाई हमले से बचने का काम करता था, और जब लोग वहाँ छिपते थे तो उनमें से कोई एक कलाकार लोगों को आकर्षित करके उनका मनोरंजन करना पसंद करता था। तो शायद उसके दर्शन इंसानों के चित्रों को देख देख कर ऊब गए थे और उसने इसके बजाय एक काल्पनिक राक्षस को चित्रित करके अपने खेल को बढ़ाने का फैसला किया। या हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ कि हो ही सकता है उस दिन महंगी म्यूट के बजाय और बच्चों की कल्पनाओं की तुलना से इस खलिहान में ज्यादा बड़ा खेल चल रहा होता 1951 में। पर चाहे जो कुछ भी हो, ये एक बहुत ही खौफनाक कहानी है ना। तो अगर आप अजीब तथ्यों और आशाजनक कहानियों का आनंद लेते हैं तो क्यों ना इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये घंटी हमेशा आपको जगाती रहेगी। अभी तो और भी कहानियां मौजूद हैं आपको बताने के लिए मेरे दोस्त। कैबेज टाउन मॉन्स्टर। तो बात है अगस्त 1978 की। 51 साल का इंसान अर्नेस्ट टोरंटो कैबेज टाउन में एक खोई हुए बिल्ली के बच्चे की तलाश में निकल गया। बिल्ली का ये बच्चा कूड़े में पड़ा हुआ था जिसको वो और उसकी पत्नी पाल रहे थे, और अपने झुंड में से एक शरारती बच्चा होने के नाते ये बच्चा हमेशा घर से भागने का रास्ता ढूंढ ही लेता था। तो इस दिन के न्यूज़पेपर के अनुसार उसने अपने पड़ोस के हर एक अंधेरे में इसकी खोज की, जिसके बाद अर्नेस्ट एक सड़क की कंक्रीट पर एक गुफा जैसे छेद से ठोकर खाकर बैठ गया, जो ऐसी शरारती बिल्लियों के लिए छिपने का एक बढ़िया सा साधन हो सकता था। अर्नेस्ट इसे देखकर नीचे झुक गया और सुरंग के अंदर जाने की तैयारी में जुट गया, लेकिन वो थोड़ा ही आगे गया तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ हलचल हुई। ये बिल्ली का बच्चा नहीं था, पर अर्नेस्ट ने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो गुफा में मौजूद इस चीज का आकार एक इंसान जैसा था, लेकिन ये लंबा और पतला था और लगभग एक बंदर की तरह था। इसके तेज दांत और नारंगी लाल आंखें थीं और अर्नेस्ट के चित्रों के अनुसार इसके शरीर ग्रे फर से ढका हुआ था। अर्नेस्ट यहाँ से सच में डर गया और जब इसने देखा कि ये 3 फीट लंबा जीव अपना मुंह खोल रहा है, लेकिन उसे ललकारने के बजाय उसने बोला, चले जाओ चले जाओ। यह फुफकारता हुआ फिर से वो एक सुरंग के नीचे वाले किनारे की तरफ चला गया। डर से कांपते हुए अर्नेस्ट सीधे अपने घर गया और अपनी पत्नी बरबारा को उसके बारे में बताया, जो भी उसके साथ वहां पर हुआ। भले ही ऐसा बोलते हुए कितना भी पागल लग रहा हो, पर उसने उस पर विश्वास किया, ये देखते हुए कि उसके अनुसार अर्नेस्ट कभी आसानी से डरने वाला नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से जब अर्नेस्ट रिपोर्ट्स को बताकर अपने साथ इस गुफा तक लेकर गया तो ये बस एक खुला कूड़े का नाला निकला। वहां छानबीन करने के बाद उन्हें सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा मिला जिसकी वो पहचान भी नहीं कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने अर्नेस्ट पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ये राक्षस एक ओमाजीनाकोस हो सकता है। इस जीव का जिक्र अक्सर कनाडाई लोक कथाओं में किया जाता है, जो हाल ही में ओंटारियो में 2010 में बह गया था। लेकिन ये ढांचा सिर्फ एक सड़े हुए मिंक का निकला। क्या अर्नेस्ट द्वारा देखा गया प्राणी कभी कनाडा में पाई जाने वाली मूल प्रजातियों का एक नमूना हो सकता है, जो उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था, वो भी हमारी भाषा में? अभी के लिए इस रहस्य का उत्तर समय की कसौटी के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन आप किसी भी नाले में रहने वाले ऐसे जंगली जीव के बारे में जानते हैं जो कैबेज टाउन राक्षस की व्याख्या कर सकता है? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। हड्डियों की सुरंग। तो 2016 में एक राइटर जिसका यूजर नेम 300 सुपर मैक्सिकन था, ये जनाब मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर के एक पुराने जिले में बिजली का काम कर रहे थे। इस शहर के इस हिस्से में कई इमारतें ऐसी बनी हुई हैं जो अंडरग्राउंड सुरंगों के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और इस विशेष दिन पर ये राइटर, चलो उसे शॉर्ट के लिए सुपर नाम से बुलाते हैं, ये जनाब बिजली का एक काम ऐसे ही टनल में काम कर रहा था जो ईस्ट रेडवुड स्ट्रीट की एक इमारत के नीचे है। तो जब उसका लंच ब्रेक शुरू हुआ तो उसने सुरंगों के इस विशाल बिजली के नेटवर्क का पता लगाने का फैसला किया, जिसमें वो बहुत समय से खुद भी काम करने में जुटा हुआ था। लगभग 20 मिनट टनल के अंदर चलने के बाद सुपर ने गलियारे से आवाज सुनी कि उसका फोरमैन उसे नीचे वाले कॉरिडोर में बुला रहा था। वे सुरंग में उस आवाज के पीछे जाने लगा। उसे एक ठंडी और अंधेरी जगह पर ले गई वो आवाज, लेकिन उसका फोरमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खो जाने के डर से उसने वापस मुड़ने का विचार किया, पर तभी उसने भीतर से एक और पुकार सुनी। सुबह फिर से आगे चलता गया और चलते चलते वे आखिरकार अंधेरे से भरे एक कमरे में पहुंच गए, जो कि बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था और 20 फीट ऊंची छत थी। यहाँ हवा बेहद साफ थी और जमीन भी अजीब तरह से चिपचिपी थी। मतलब ये जगह इतनी चिपचिपी थी कि हर कदम ऐसा लगता था जैसे वो वेलक्रो का पट्टा खोल रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ छोटे जानवरों की खोपड़ियां फर्श पर बिछी हुई थी, जिन्हें एक ट्राइंगल के रूप में अरेंज किया गया था, और साथ ही इसके एक छोर पर बड़े कुत्ते जैसा कंकाल था जो कमरे के बिल्कुल बीच में बना हुआ था। पहले से परेशान सुपर को अचानक धुएं की गंध आने लगी, पर उसकी बेचैनी पूरी तरह से तब डर में बदल गई जब उसने एक आवाज सुनी जो कमरे से जुड़ी एक और पिच काली सुरंग से आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई विशाल कुत्ता दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा था। तो जब उसको लगा कि कोई कुत्ता अपने भारी पंजों के साथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो सुबह तेजी से भागने लगा जहां से वो आया था। लेकिन फिर भी वे किसी तरह से खो गए। उसका पीछा करते हुए 1 घंटे की ठोस दौड़ की तरह महसूस करने के बाद राइडर को आखिरकार कहीं एक सीढ़ी मिली जिसके साथ में मेटल का बड़ा दरवाजा भी था। तो मौका खोजते हुए उसने उसको खींचा और पूरी तरह से राहत के लिए वो दरवाजा खुल गया। वो तुरंत
तुरंत दौड़कर बाहर निकला और दरवाजा इतनी तेजी से बंद हो गया जैसे कि दरवाजे की दूसरी तरफ किसी ने एक जोरदार धमाका कर दिया हो। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आसपास देखा तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो फोर सीजन्स होटल के डॉक के नीचे पहुंच गया था और ये लगभग वहां से 1 मील की दूरी पर था जहां वो असल में काम कर रहा था। सुपर ने तुरंत ही अपने फोरमैन को उसे वहां से लेने के लिए बुलाया और उसे बताया कि वो खो गया है, लेकिन बाकी की कहानी उसने अपने पास ही रखी। उस दिन के बाद से उसने फिर शहर के नीचे की सुरंगों में जाकर काम करने से मना कर दिया। यार मैं उसे किसी तरह का दोष नहीं देता, लेकिन उसका पीछा करने वाले के लिए मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और उन कंकालों को वहां कौन रख सकता है। बेहतर होगा कि इस सवाल को यहीं पर छोड़ दिया जाए। नगर निवासी। तो मार्च 2021 की बात है। 22 साल के रेडिटर की फू की ने सच में एक रियल लाइफ चिलिंग कहानी सब रेडिट ट्रू स्केरी स्टोरीज पर शेयर की। वे अपने घर से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद एक क्लिनिक में पहुंच जाती थी जहां वे काम करती थी, जो ग्रामीण इलाके में था। वो रात के अंधेरे में गाड़ी चलाने के लिए कोई अजनबी नहीं थी, पर एक उदास शाम की बात है जब काम में एक लंबी शिफ्ट लगाने के बाद की फू की जब वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी तो रास्ते में उसका सामना एक यातायात दुर्घटना के साथ हुआ, जिसके बाद वो काफी निराश हो गई, जिससे चीजें पूरी तरह से ठप हो गई। राइटर ने हाईवे से फर्स्ट एग्जिट लिया और किसी भी रास्ते से जितना जल्दी हो सके घर जाने का लक्ष्य बना लिया। तो साथ ही गूगल मैप से मदद लेने के बाद कीफुकी ने खुद को एक ऐसे रास्ते पर पाया जो जंगल के बीच एक छोटे से शहर से होकर जाता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले इस रास्ते को छोड़ दिया गया हो, क्योंकि इस रास्ते में ना तो उसे कोई कार दिख रही थी और ना ही कोई रोशनी, और सिर्फ खाली बोर्ड वाले घर जिनके चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी। ये सड़क इतनी बेकार थी कि वे अपनी गाड़ी सिर्फ 20 मील प्रति घंटे से ड्राइव कर सकती थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी कार की छत से एक जोरदार आवाज आई। वे इस बात से चिंतित हुई कि शायद एक शाखा उसकी कार से टकरा गई थी। कीफुकी रुक गई और अपनी कार का नुकसान देखने के लिए दरवाजा खोला, पर बाहर निकलकर वो हैरान रह गई कि छत पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि खरोच भी नहीं। रास्ते में कुछ भी नहीं होने के कारण कीफुकी को ऐसा लगा कि ये शायद किसी तरह का पक्षी या कुछ और चीज रही होगी और वापस अपनी कार में बैठ गई। पर जैसे ही कार में बैठी तो तभी उसने अंधेरे में एक ऐसी चीखती हुई आवाज सुनी जिससे उसके कान ही फट गए। घबराकर कीफुकी ने दरवाजा बंद किया और जितनी जल्दी हो सकता था वो सड़क पर वापस की तरफ जाने लगी। गाड़ी चलाते हुए अपने मन को शांत करने की सख्त कोशिश करते हुए उसने अपने मन में ही इस भयानक आवाज के लिए एक तार्किक व्याख्या की। वो अक्सर सुनती थी कि रात के वक्त बाहर जंगल में बॉबकैट कुछ इसी तरह की डरावनी आवाजें निकालने के लिए जानी जाती है, तो शायद ये भी बस एक लोकल जंगली जानवर रहा होगा, है ना। चीजों से ध्यान हटाने के लिए कीफुकी ने कुछ संगीत लगाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अपने साथ वाली सीट पर अपना फोन देख रही थी कि तभी उसकी कार की हेडलाइट के पास से कुछ गुजर गया, जिससे उसे ब्रेक लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही धूल हटी तो उसने आगे देखा और देखा कि कोई चीज सड़क के किनारे खड़ी है, लेकिन जनाब ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये तो कोई जानवर भी नहीं था। ये किसी तरह की एक लंबी पतली चीज थी और बिना बाल के दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ पैर और ठुड्डी के नीचे ढीली त्वचा लटक रही थी। कीफुकी ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसे देखा और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर पटका और वहां से चली गई। उसके चेहरे पर अब सचमुच डरावने आंसू लुढ़क रहे थे, जिसकी वजह से उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखूनों के निशान चमड़े के कवर पर लग गए थे। जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी तेज से गाड़ी चलाने के बाद कीफुकी ने खुद को एक गैस स्टेशन की चमकती हुई लाइट्स में पाया, जहां वे अपने पिता को कॉल करने के लिए रुकी। बेशक उसने अपने पिता को ये नहीं बताया कि उसने रास्ते में एक राक्षस को देखा। उसने कहा कि उसने एक डरावनी पोशाक में आदमी को देखा। उसके पिता ने पुलिस को फोन करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वे थोड़े से चिंतित दिखाई दिए। वो समझ सकती थी, मेरा मतलब है कि डरावनी पोशाक में एक आदमी खोए हुए ड्राइवर्स को डरा रहा है। उसे पुलिस का इस समय इस्तेमाल करना ठीक नहीं लगा, जबकि कॉल का कोई जवाब नहीं आया और वो इस डरावनी वेशभूषा वाली कहानी से अनजान रही। हालांकि उसके दिमाग में यह बात पक्की थी कि जो कुछ भी उसने देखा वो कोई इंसान तो नहीं। अपनी तरफ से इसके ऊपर कुछ रिसर्च करने के बाद कीफुकी ने जो देखा उसकी तुलना वेंडिगो से की। इन क्रिप्ट्स का जिक्र अक्सर अमेरिका की लोक कथाओं में किया जाता है और ये क्रिप्ट्स आकार में एक नरभक्षी ढीली चमड़ी वाली प्राणी से लेकर हिरण जैसे पशु मानव के रूप में भी होते हैं। क्रिप्ट्स के दोनों भयानक रूपों को ऑनलाइन शेयर किया गया है और उनकी प्रस्तुतियों को जीवन में लाया गया है और सावधानी से फोटोशॉप का इस्तेमाल करके इन्हें और भी डरावना बना दिया गया है, जैसा कि आप इन अल्ट्रा रियलिस्टिक हंटिंग कैमरा में देख सकते हैं। हालांकि इनके एक्सप्लेनेशन की और भी थ्योरीज हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि कीफुकी ने मांग से पीड़ित एक भालू को देख लिया हो, जिसके कारण उसके बाल जड़ गए और इस तरह से एक खतरनाक रूप धारण कर लिया हो, या ये असल में एक बुरे इरादे वाला इंसान का काम हो सकता है जो जाने अनजाने में क्या करने की प्रतीक्षा कर रहा है। पर चाहे ये कुछ भी हो, लेकिन कीफुकी के साथ इसकी मुठभेड़ होना कोई कम भयानक मंजर नहीं था भाई। डाउनिंग टाउन टनल। साल 2011 में हाई स्कूल सीनियर जेएस और उसके असाधारण प्रेमी दोस्तों का ग्रुप ने फैसला किया कि वे फिलाडेल्फिया के डाउनिंग टाउन सुरंगों की सड़क पर घूमने जाएंगे। ये जगह अक्सर एक घटना के लिए जानी जाती थी जो 1955 में हुई थी, जब एक लोकल मछुआरे ने सुरंगों के पीछे की खाड़ी में एक मैरून सूटकेस के साथ ठोकर खाई, जिससे सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका आपको यहाँ से वापस मुड़ने का संकेत दे रहा है, क्योंकि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं लग रहा। दरअसल इसकी खोज के बाद से डाउनिंग टनल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ जाकर हर इंसान के साथ कुछ अजीब चीज होती है और
यही कारण था कि जैसे उसके दोस्त इसके लिए आकर्षित हुए। कहा जाता है कि अगर आप रात के समय में इन सुरंगों से गुजरते हैं तो फिर आप दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे तो अपनी बाजों पर अजीब निशान पाएंगे, और अगर आप बहुत बारीकी से सुनते हैं तो कहते हैं कि आप भूतिया कदमों को सुरंगों में ऊपर और नीचे चलते हुए सुन सकते हैं, जो बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं लेकिन कभी भी नहीं खोज सके। जब सड़क शांत थी तब जेएस और उसके दोस्त सूर्यास्त से ठीक पहले सुरंगों पर पहुंचे। ये टनल बहुत ही लंबा था, घुमावदार और उबड़ खाबड़ होने लगा। पहले से इसके अंदर काफी अंधेरा होता है, लेकिन सुरंग के बीच से कई बार ड्राइव करने के बाद जेएस और उसके दोस्तों को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें निराश होना पड़ा। अपने आखिरी प्रयास में उन्होंने एक सुरंग के बिल्कुल बीच में अपनी गाड़ी को पार्क किया। उन्होंने सारी लाइट्स बंद कर दी और खिड़कियां नीचे कर ली और आराम से बैठ गए। फिर कुछ होने का इंतजार करने लगे, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। जेएस और उसके दोस्तों ने जाने से पहले एक और चक्कर लगाने का फैसला किया। उन्होंने फिर से बाहर एक चक्कर लगाया और वापस आकर उसी जगह पार्क कर लिया। कई मिनट तक और कुछ भी नहीं करने के बाद जेएस इग्निशन में चाबियों को घुमाने वाला था कि अचानक उसने सुरंग के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए एक आकृति को देखा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए एक दो बार पलकें झपकाई कि ये रोशनी कोई चाल तो नहीं है, लेकिन ये आकृति अभी भी वहीं थी। इतना ही नहीं, असल में मुड़ने लगी और बिल्कुल सीधे उनकी कार की ओर चल पड़ी। ये आकृति काफी लंबी और हाँ, मानव जैसे आकार की थी और इसके बहुत बड़े और मोटे कंधे थे। इसके पास तो भाई लंबे लंबे हाथ थे और एक रेक्टेंगुलर आकार का सिर भी था जो इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जैस इसको देखकर घबरा गया और कार चालू कर दी, लेकिन जैसे हेडलाइट चालू हुई, टनल में रोशनी पड़ी तो ये जीव एकदम से गायब हो गया और उसके दोस्त एक दूसरे के चेहरों को निकले हुए रंग देख रहे थे। उनके पास जैस को बताने के लिए एक भी शब्द नहीं था, क्योंकि उन सभी ने एक साथ एक ही चीज देखी थी। जैस उसके दोस्तों ने एक बार फिर से कई बार सुरंगों के बीच से चक्कर लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस जीव को फिर से नहीं देखा। अगर यहाँ कभी कोई जीव था ही नहीं तो क्योंकि किसी ने भी उस चीज को किसी भी प्रकार की रोशनी में नहीं देखा, तो ये कुछ भी हो सकता था। एक चूहे की छाया दीवार के खिलाफ डाली गई छोटी मात्रा में लुप्त होती रोशनी से उनकी अपनी छायाओं में से एक हो सकती थी, या अपने मन का कोई भ्रम जो अंधेरे में अंतराल को भरने का प्रयास करता है, जो सेंसरी इनपुट का संकेत होता है। पर शायद जे सोच रहा था कि उसने कुछ देखा और अनजाने में अपने दोस्तों को एक ही चीज सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर वे और उसके दोस्तों ने वहां कुछ असाधारण चीज तो देख ही ली ना। ये मान लेना निश्चित रूप से सुकून देने वाला था कि अंधेरे की कोई चाल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उन्होंने जो कुछ भी देखा वो असल में वैज्ञानिक की समझ से परे पर किसी प्रकार के अनजान अस्तित्व में तो था। खैर, रात के अंधेरे में कौन सा जीव घूम सकता है जो रोशनी पड़ने पर गायब हो जाता है? क्या कुछ ऐसी चीज सोने से पहले लाइट बंद करते वक्त आपके दिमाग में आती है, या जब रात के अंधेरे में कुछ टकरा जाता है? क्या आपने भी कभी ऐसी इमारतों में या स्थानों में अजीब अस्पष्ट रूप से जीवों का सामना किया है? और क्या आप मानते हैं कि जिन लोगों ने आज की कहानियों को शेयर किया वो सच थी? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।